तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से पठन पाठन कर रहे होंगे, क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 28 जुलाई को होना है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी के साथ मैं जो है ना ये क्लास लेकर के जो आया हूँ, एएलपी सीबीटी 2 यानी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम जो हुआ था 2025 का, कितना 2 मई 2025 शिफ्ट नंबर 1 में जितना का जितना साइंस और ईडी का क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये सभी क्वेश्चन मैं इस क्लास के अंतर्गत करवाने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस क्लास को अवश्य करें, जिससे आपको पता चल सके कि क्वेश्चन जो है ना सीबीटी 2 में किस लेवल का आया था और जो है ना कैसा क्वेश्चन आया था, जिससे आप तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी स्टेटमेंट वाला पहला क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट है, उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देता है? सही बात बोल रहा है, यानी उष्मा का जो चालक होता है अपने से उष्मा को आसानी से गुजरने देता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक होते हैं। तो प्लास्टिक उष्मा का सुचालक नहीं होता भाई, कुचालक होता है। क्या होता है? प्लास्टिक उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक एमीटर में 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होते हैं, तो एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा? तो अल्पतमांक जो होता है मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम मान निकालते हैं। तो देखिएगा, अल्पतमांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है ना 2 एम्पियर मैक्सिमम है, तो 2 एम्पियर माइनस क्या करेंगे 0 एम्पियर। कितना विभाजन करते? तो 20 विभाजन करते बाई 20 कर देंगे। तो 2 एम्पियर में से 0 एम्पियर गया तो कितना होगा? 2 एम्पियर बाई कितना हो गया? 20 हो गया। 2 दाही के 20 यानी 1 एम्पियर बाई कितना हो गया? 20 हो गया। अब इसको जो डेसिमल में बदलेंगे तो सॉरी 1 एम्पियर 2 दाही के 10 हो 20 हुआ ना, 1/10 हो गया। 1/10 हुआ तो कितना हो गया? 0.1 एम्पियर हो जाएगा अल्पतमांक। तो 0.1 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी अल्पतमांक 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं फिसलने और गिरने से होने वाली चोटों को रोकने में सहायता करती है? मतलब निम्न में से कौन सी क्रिया जो है ना फिसलने और गिरने के लिए चोटों से रक्षा करती है? सुविधा के लिए ढीले जूता पहनना। नहीं भाई, ढीला जूता नहीं पहनेंगे, ढीला जूता से भी गिर सकते, चोट ज्यादा लग सकता है। अगला बात है कि छलकन को तुरंत साफ करना और चेतावनी संकेतों का उपयोग करना, ये सही है। यानी छलकन छुलका सब जो जैसे केला का छिलका है, अगर कहीं छलकन है तो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए, ताकि उस पर अगर चलेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे, चोट ज्यादा लगेगा। यही ऑप्शन कारगर है। पैदल पथ में अव्यवस्था का उपेक्षा करना, ये कोई कारण नहीं। गीले फर्श पर सावधानी से चलना, ये नहीं। सबसे इंपोर्टेंट कारगर जो ऑप्शन है आपको बी है, यानी इस क्वेश्चन का जो होगा छलकन को तुरंत साफ कर देना चाहिए और चेतावनी संकेत जो है उसका उपयोग करना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित कीजिए। देख रहे हैं सब का सब क्वेश्चन आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2 मई 2025 को क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो है इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको लेवल का पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन साइंस और ईडी का आया था। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जानते ही हैं कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। डायरेक्ट मारेंगे आंसर क्या? सी। जब हमको आंसर डायरेक्ट मालूम रहता है तो बाकी ऑप्शन पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मारते हुए निकल जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विज्ञान में किसी का किए गए कार्य को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कार्य बराबर जो होता है, कार्य यानी W बराबर जो होता है F इंटू एस होता है। W बराबर एफ एस होता है, या W बराबर जो होगा F इंटू एस कॉस थीटा होगा। ये भी याद रखेंगे। जब एंगल पे कार्य बल लगता है विस्थापन और फोर्स के बीच, यानी कोई कोण बनता है, तब कार्य बल के लिए फॉर्मूला जो होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ W बराबर एफ एस, एफ बल, एस विस्थापन, तो किए गए कार्य वर्ग को क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात चलेंगे तो ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एक ही कार्य से संबंधित दो दो क्वेश्चन आ गया है कि ऋणात्मक कार्य कब होगा। देखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर फोर्स इधर लग रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन भी इधर है, एस भी क्या है इसी दिशा में है, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। इसमें जो होगा ना क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। इसमें जो है ना वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, वर्क जो होगा इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर देखिएगा इधर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे बल लग रहा है इस दिशा में, यानी फोर्स इधर लग रहा है। अब विस्थापन क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, विस्थापन जो है ना इधर है, तो वर्क जो होगा क्या होगा? वर्क जो होगा आपको क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? निगेटिव वर्क होगा, निगेटिव। अगर बात करेंगे हम अब
बात करेंगे कि फोर्स इधर है। अब बात करेंगे क्या कि देखिएगा, फोर्स लग रहा है इस दिशा में, डायरेक्शन में। अब विस्थापन मान लो ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर हो रहा है, तब इसमें जो होगा वर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तीनों केस याद रखेंगे। अगर बल की दिशा में विस्थापन है तो वर्क पॉजिटिव होगा, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है तो निगेटिव होगा, बल के परपेंडिकुलर विस्थापन है तो क्या होगा, वर्क जीरो होगा। तो यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब बल विस्थापन की दिशा विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। सही बात है, विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होगा। यही सही है। उसके बाद जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता नहीं, ऋणात्मक नहीं होता, जीरो होता है इस केस में। तो ये स्टेटमेंट गलती है। किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता भाई, ये भी गलत है। उसके बाद बात करेंगे ना, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, नहीं ये नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, समांतर क्रम में जो होता है कुल प्रतिरोध बराबर 1/Rp बराबर जो होता है क्या, Rp बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1 क्या होता है, R3 होता है। यही बात करेंगे श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में RS बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जो है ना डॉट डॉट जाएगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना। तो समांतर क्रम में ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 जो है ना Rp बराबर कितना हो जाएगा, 1 है 10, तो 1/10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 20, प्लस में 1 कितना हो जाएगा 60। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60, 20 दिया 60, 60 एकदम 7, 6 3 9 1 10, 10/60 मतलब 1/6 हो गया। अब 1/Rp है, Rp ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Rp बराबर 6 ओम हो जाएगा। समतुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता तो सीधे जोड़ देते कितना, 60 20 80 10 90 हो जाता। श्रेणी क्रम में 90 होता, लेकिन समांतर क्रम में है तो कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चालक का प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करते हैं। प्रतिरोधकता की बात करता है। प्रतिरोध R बराबर जो होता है रो इंटू एल बट्टा क्या होता है, ए होता है। रो इंटू एल बट्टा ए होता है, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना, एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकता, ये रो किस पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति पर सिर्फ निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है और कोई चीज पर निर्भर नहीं करता है। यही कहता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो निर्भर करता है, प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध आपको दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो करता है चालक की लंबाई पर और इसके चालक का क्या, क्षेत्रफल पर, चालक की क्षेत्रफल पर, दोनों चीजों पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती प्रतिरोध। प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बात करेंगे दोस्त, मैं गप नहीं देता हूं क्योंकि जो है ना मैं पढ़ाने के प्रति आया हूं, इसलिए गप नहीं दे रहा हूं, ताकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जल्द बहुत कम समय में ये क्लास को चाहता हूं कि पूरा क्वेश्चन करवा दे। ठीक है, परिपथ आलेख में नीचे दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो परिपथ आलेख है इसमें क्या दर्शाता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का विरोध कर रहा है। प्रतिरोध का विरोध करता है तो क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती विरोधक हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर ये होता है। उसके बाद प्रतिरोधक जो होता है ये होता है, प्रतिरोधक जो है ना, प्रतिरोधक ये वाला सिंबल है, वोल्ट मीटर ये है। उसके बाद सेल, जब दोनों लाइन बराबर है ना, दोनों लाइन, बात करेंगे सिंबल की, देखिएगा जब दोनों लाइन बराबर है तो इसको कहते हैं कैपेसिटर, संधारित्र, इसको क्या कहते हैं, संधारित्र, इसको संधारित्र कहते हैं। सिंबल सभी याद रखेंगे, पूछता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो है ना एक बड़ा एक छोटा रहेगा तो इसको कहते हैं सेल, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेलों का समूहन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। उसके बाद इस तरह से रहेगा ना, इसको कहते हैं एमीटर, अमीटर, सब याद रखेंगे। इसको कहते हैं संधारित्र, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, इसको अमीटर कहते हैं, इसको वोल्ट मीटर, इसको प्रतिरोध कहते हैं, इसको परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषाक्त धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है। मतलब विषाक्त धूल कण जो है ना उसको निपटाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, इसे नियमित कूड़ेदान में डालना चाहिए,
उसके बाद इसे तनुकरण के लिए वायु में छोड़ देना चाहिए, इसे खुले क्षेत्र में झाड़ना चाहिए। उसके बाद विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। सेम ये वाला बेस्ट कारगर ऑप्शन है। मतलब इसे नियमित कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये भी नहीं है सही। इसे तनुकलन के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये तो सबसे गड़बड़ है। ये विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों में, मतलब जो है ना खतरनाक निपटान का जो कंटेनर है, बर्तन है, उसी में जो है उसी का उपयोग करना चाहिए। अगर हम सही वाला में डाल देंगे तो गड़बड़ होगा। ये ऑप्शन कारगर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन की बात करेंगे, जहरीली धुएं की उपस्थिति के परवाह किए बिना किसी प्रकार के आग को बुझाने का प्रयासात्मक जो प्रयास करना सुरक्षित है। आप देखिए, आग को बुझाने के लिए पहले आग को पता करना पड़ेगा कि आग किस प्रकार के है। देखिए, आग का 4 प्रकार होता है, तो किस प्रकार का है, मतलब पेट्रोल से लगा आग है, या लकड़ी से लगा आग है, या एलपीजी से लगा आग है। हम जाएंगे पेट्रोल से आग लग गया, बुझाने चल जाएंगे पानी से, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आग को बिना आग के पता कर लेंगे पहले कि किस प्रकार से आग लगा है, तब जाके हम बुझाने का प्रयास करेंगे। बिना प्रयास किए बिना, ये स्टेटमेंट तो गलती होगा ना। उसके बाद PASS का टेक्निक, जिसका अर्थ क्या है? P का मतलब होता है पास, A का मतलब होता है एम, S का मतलब होता है एक्सक्यूज, और C का मतलब होता है स्वीप। अग्निशामक यंत्र के लिए प्रभावी उपयोग के लिए अनुशासित है, एकदम सही है। PAS में पास का जो होता है, पास का P का होता है मतलब क्या? पूल होता है। A का मतलब क्या होता है? एम होता है। S का मतलब स्क्वीज होता है, S का मतलब क्या होता है? स्वीप होता है। यही सेव है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? 2 सही होगा। स्टेटमेंट क्या होगा? 2 जो है ना करेक्ट है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? 2 सही होगा, 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है, हाँ, वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा? जी का वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड। इस टाइम मार देंगे, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताएंगे, हम क्षैतिज ले जा रहे हैं। देखिएगा, वस्तु को देखिएगा, ऐसे है वस्तु, हम इस तरह से ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर है, क्षैतिज है, अर्थ के क्षैतिज है। अब ग्रेविटेशन फोर्स किधर काम कर रहा है? फोर्स किधर काम कर रहा है? नीचे की काम कर रहा है, फोर्स नीचे काम कर रहा है। तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री परपेंडिकुलर में क्या होता है? वर्क क्या होता है? जब फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क क्या होगा? 0, यानी शून्य का होगा। ठीक है, यानी देखते हुए मार देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्य करने की दर को क्या चीज जाना जाता है? तो शक्ति। ये तो जानबे करते हैं, शक्ति को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसे मात्रक की बात करेंगे ना तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। समझ गए बात? गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। ये दोनों के ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बल जो होता है क्या होता है? बल बराबर जो होता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है, ma होता है। उसके बाद तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखेंगे, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक संचार में डिजिटल हस्ताक्षर के प्राथमिक कार्य को सर्वोत्तम वर्णन करता है? मतलब डिजिटल हस्ताक्षर जो है ना, डिजिटल हस्ताक्षर, ये क्या कार्य को सुरक्षित करता है? यह गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण संदेश के कंटेंट को एन्क्रिप्ट करता है। गलती है ये। यह भविष्य के संदर्भ के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट को स्वचालित रूप से संग्रहित करता है। भविष्य के लिए कुछ नहीं करेगा, गड़बड़ है। यह प्रेषक की पहचान, यानी हस्ताक्षर करते हैं, क्यों? क्योंकि पहचान बनाने के लिए कि ये व्यक्ति वही है, सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पहचानने के लिए हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। यह प्रेषक की जो है ना, सेंडर की पहचान सत्यापित करता है और संदेश की अखंडता सुनिश्चित करता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्या है? किसी वर्कशॉप में ईंधन अधिप्लवन के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए? अधिप्लवन मतलब फ्यूल स्पिलेज हो जाए, मतलब क्या, लीक हो जाए, तो क्या करेंगे? जगह को खाली कर दे और अवशोषक पदार्थ को उपयोग करके अतिप्लवन को नियंत्रित करें। हाँ, जगह को खाली कर दे, अवशोषक पदार्थ को उपयोग करके जो अधिप्लाव को नियंत्रित करें। दूसरा, ये होने लायक है, ऐसे पदार्थ छोड़ दे, इसे ऐसे ही छोड़ दे और बाद में प्रेक्षक को सूचित करे। अरे यार, घटना घटने वाला है, उसको ऐसे छोड़ देंगे, गलती है ना। इसे धोने के लिए पानी का उपयोग करें, ये भी गलती है। वाष्पीकरण को रोकने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करें, ये ऑप्शन सही है, कारगर यही है ए। जगह को खाली कर देना चाहिए तुरंत और अवशोषक पदार्थों को उपयोग करके अधिप्लाव को नियंत्रित करना चाहिए, यानी उसको नियंत्रित करेंगे तभी जाके जो है ना घटना घटने से क्या होगा? रुक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है 16 औद्योगिक। टोटल क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है ना 44 को क्वेश्चन है, इसलिए जो है ना 44 क्वेश्चन टोटल साइंस और ईडी का 2 मई को जितना क्वेश्चन पूछा गया था टोटल क्वेश्चन है, इसलिए देखिएगा आप लोग। औद्योगिक व्यवस्थापन
में ऊर्जा दक्ष मशीनरी का उपयोग मुख्य रूप से किस सहायता के लिए किया जाता है? ऊर्जा मशीनरी का उपयोग किस लिए से किया जाता है? प्रचालन की दक्षता को कमी करने के लिए नहीं, औद्योगिक ऊर्जा की आवश्यकता में कमी और उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए ये हो सकता है। ऊर्जा की खपत उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद की लागत में वृद्धि करना, ये नहीं होगा। पुराने उपकरणों का उपयोग नहीं, ऑप्शन जो है ना औद्योगिक ऊर्जा की आवश्यकता में कमी और उत्पादों की आवश्यकता में कमी और उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, यही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? ऊर्जा की आवश्यकता में कमी होगा, कम ऊर्जा की जरूरत होगा उद्योग से, मशीन लगाएंगे तो कम ऊर्जा होगा ना। उत्पादों की प्रति स्पर्धात्मक में सुधार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्यात्मक बीमा जो है ना फंक्शनल डायमेंशन एफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कौन सा कह रहा है कथन सही है? कार्यात्मक बीमा घटक के स्थान के कार्य के लिए आवश्यक होता है। कार्यात्मक बीमा जो है घटक के स्थान के लिए कार्यात्मक होता है, ये तो सही है, बिल्कुल सही। कार्यात्मक बीमा आमतौर पर बिना किसी सीमा के दर्शाई जाती है, तो गलती है। कार्यात्मक सीमा जो दर्शाते हैं कोई निश्चित सीमा होता है, निश्चित तय सीमा होता है, बिना किसी सीमा के दर्शाई जाती है, गलती है। कार्यात्मक बीमाएं केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए दर्शाई जाती है, संदर्भ उद्देश्य के लिए थोड़ी होता है, गलत है। यानी ये जो है ना कार्यात्मक बीमाएं जो होते हैं घटक स्थान के कार्य के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन स्टेटमेंट क्या होगा? एक सही होगा, तो स्टेटमेंट केवल एक सही है, तो केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0 से 10 एम्पियर परास के एक एमीटर जिसका जो 7.5 एम्पियर की धारा निरूपित करता है, यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है तो अपेक्षित त्रुटि क्या है? तो अपेक्षित त्रुटि जो निकालेंगे, ये जो त्रुटि निकालेंगे ना त्रुटि, तो देखेंगे वास्तविक मान कितना है? वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है। अब मापा कितना गया है? 7.5, तो त्रुटि कितना हुआ? तो त्रुटि जो हुआ 7.5 माइनस कितना 6.2, कितना में हुआ? परसेंटेज में निकालना है तो 6.2 में त्रुटि हुआ, क्योंकि वास्तविक 6.2 है। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे? गुना क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। 6.2 तो 3, यानी आपको जो हो जाएगा ना ये कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। 1.3 वाई कितना हो जाएगा? 6.2 हो जाएगा, गुना कितना होगा? 100। अब देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट उड़ गया तो 13 पंचे 65, 5 20 के आसपास होगा। 13 पंचे 65, तो 65 हो गया, तो 5 से काटेंगे तो 20, 20 से हल्का कम होगा, तो 20 के लगभग होगा, तो क्या होगा? 20.96 हो जाएगा। यानी इसका आंसर वास्तविक त्रुटि जो होगा 20.96% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 19, निम्नलिखित में से घटकों का कौन सा अनुक्रम मुख्य रूप से निर्देशों को निष्पादित करने, अस्थायी फर्मवेयर को संग्रहित करने का काम कौन करता है? फिर प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करने और कंप्यूटर मदरबोर्ड पर हार्डवेयर घटकों का आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन होता है? तो देखो निष्पादित को संग्रह, पहला काम कर रहा है घटकों का कौन सा अनुक्रम? मुख्य रूप से निर्देशों को निष्पादित करने में सीपीयू का काम है। किसका काम है? सीपीयू का। उसके बाद कर अस्थायी फर्मवेयर को संग्रहित करने में तो रैम का काम है। किसका काम है? रैम का। फिर प्रोग्राम को जो है ना निष्पादन को अस्थायी रूप से क्या करना? डेटा को संग्रहित करना, रोम का काम है। अब पीसीबी का काम है जो है ना, ये जो है ना सिस्टमेटिक ढंग है, सीपीयू, रैम, रोम और पीसीबी। पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है आपको ना प्रिंटेड सर्किट मेमोरी होता है। प्रिंटेड सर्किट मेमोरी बात करेंगे सबके फुल फॉर्म, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का जो है ना क्या कहते हैं? दिमाग भी कहते हैं। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम का। इसका पीसीबी का प्रिंटेड जो है ना सर्किट मेमोरी होता है। प्रिंटेड सर्किट जो है ना क्या होता है? मेमोरी होता है, पीसीबी। हाँ, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे तो 19 हो गया। अब चलेंगे हम 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हो गया, 1 मिनट रुका जाए, कितना क्वेश्चन तक हुआ है भाई? 19, ये डबल बार रिपीटेशन हो गया। 20 क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ये है, स्थित ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अंतर्गत आती है? तो हम बता दिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को योगफल को क्या कहते हैं? ये यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिपथ में विद्युत शक्ति P का उचित निरूपण करता है? यदि धारा विभवांतर प्रतिरोध परिकात्मक रूप से IVR है, धारा को I कहा गया है, विभवांतर को V कहा गया है और प्रतिरोध को R कहा गया है। तो आपसे पूछ रहा है किसका विद्युत शक्ति P बराबर क्या सही होगा? तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर VI होता है और V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो P बराबर जो बात करेंगे, अगर हम IR देंगे, P के जगह पे हम IR दे दिए इंटू R दे दिए, तो क्या हो जाएगा?
सॉरी सॉरी सॉरी, आई आर इंटू आई दे देंगे हम, भी का क्या मान लिख सकते हैं, आई आर इंटू फिर क्या है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आई बराबर पी बराबर दे देंगे, आई बराबर जो देंगे भी, आई बराबर देंगे भी बट्टा आर, तो भी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर दे देंगे, तो भी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिएगा पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर सही है, पी बराबर भी आई भी सही है, और पी बराबर आई स्क्वायर आर भी सही है, तो ये ऑप्शन गलत है, पी बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता है, आई स्क्वायर आर नहीं होता, आई स्क्वायर आर होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। थोड़ा सोच समझ के मारेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि फंसने लायक होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा प्रोटोकॉल है जो गैर एएससी डबल आई डेटा को ईमेल के माध्यम से, किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेजने की सुविधा देता है। तो आपको जो है ना कौन सा माध्यम देता है, देखो HTTPS या मल्टी लिस्टस या DNS या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यही देता है। यानी आपको पूरक प्रोटोकॉल है जो ACI डेटा को ईमेल के माध्यम से भेजने में जो है ना मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है ना देता है, भेजने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रकों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहां से प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा से ना, सूर्य की ऊर्जा से, सौर ऊर्जा होगा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि सूर्य से ही प्राथमिक ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के बर्फ का तापमान मापने के लिए जो हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग करते हैं हम अपने शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं बर्फ का तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.74 द्रव्यमान का एक घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है, तो सार्थक अंकों की सही संख्या को व्यक्त करते इसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व पूछ रहा है। तो डेंसिटी इक्वल टू जो होता है क्या, मतलब जो है ना मास बट्टा क्या होता है, आपको वॉल्यूम होता है। तो मास कितना है आपको 5.74 है, बट्टा में कितना हो गया आपको 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि मास जो है ना ग्राम में है, वॉल्यूम जो है ना सेंटीमीटर में है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछ रहा है। यहाँ भी देखेंगे अगर केजी मीटर क्यूब में पूछता है तो कन्वर्ट करना पड़ता, अब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है, यहाँ से उड़ाएंगे तो कितना होगा, तो देखिएगा एक अंक 74, 12 चौक 48, मतलब 4 के आसपास होगा, 12 चौक 48 हो गया, फिर जो है ना 48 9 57, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 9 4, 12 चौक 12 7 84, हम 12 7 84 बनी 4.7 आ रहा है, फिर भी देखिए 2 अंक तक पूछ रहा है, 7 हो गया ना, 12 7 84, 10 पे 0, 10 पे 0 हो गया 100, तो 12 8 96 होगा, 4.78 होगा, कितना होगा 4.78, तो 2 अंक तक कितना कर रहा है, सार्थक अंक तक, तो सार्थक अंक 2 बोलेंगे 4.78 होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4.78, तो सार्थक अंक 2 अंक तक लेंगे, कितना हो जाएगा 4.78, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SI पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मूल राशि 7 गो है, मूल राशि जो है ना, मूल राशि कितना है, टोटल 7 गो है, 7 में कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, उसके बाद विद्युत धारा है, तो उसके बाद विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, उसके बाद पदार्थ का मान है, क्या कहोगे 4 2 6, पदार्थ का मान है, सब याद रखेंगे, पदार्थ का मान है, लंबाई कैसा है, मात्रा में द्रव्यमान का केजी, समय का क्या होता है सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा एम्पीयर सबका जानते हैं, तो क्या होगा आपको लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। तो जानबे करते थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, वोल्टमीटर को वोल्टेज मापने मतलब विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, वोल्टमीटर को विभवांतर मापने के, ऑडोमीटर को तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, हाइग्रोमीटर घनत्व को मापने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के संयुक्त रूप से कौन सा रूप कहा जाता है। कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया, गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा, तो समझ जाइए इसके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बताइए दिए थे काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के योगफल को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज और स्थित ऊर्जा का संयुक्त रूप से कौन ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट डी से, एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबाया जाता है तो इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबाया जाता है तो दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह संवहन द्वारा ठंडा होगा, संवहन द्वारा ठंडा नहीं होगा, इसे चालन द्वारा जो है ना गर्म हो जाएगा, इस चालन द्वारा गर्म हो जाएगा, तो चालने द्वारा गर्म हो जाएगा, क्योंकि चालन विधि क्या होगा, चम्मच को लाएंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, दूसरा सिरा गर्म होता है चालन विधि द्वारा, ये चालन द्वारा ठंडा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे 31,
ISO ए आकार श्रृंखला के अनुसार 297 mm गुने 420 mm बीमा वाली ट्रिम की गई सीट का नाम क्या होगा? A2 होगा, A3 होगा, A1 होगा या A4 होगा? तो बात करेंगे ना 594 और 841 रखेंगे, 594 और 594 गुना 841 याद रखेंगे, ठीक है ना। A1 का साइज होता है, A1 का होता है, A1 A2 A3 और A4 होता है। मतलब एक का याद रखेंगे तो सबका याद पूछ लेगा। अब A1 का पूछे, A2 का पूछे, A3 का पूछे, A4 का पूछे, एक का ही याद रखना है, A1 का याद रखना है। 594 और कितना 841 याद रखना है। तो 841 इसका आधा करेंगे इधर, 841 का आधा कितना होगा? 420, एक को छोड़ देना है, इसका हो जाएगा 420 और गुना क्या होगा? ये 594 इधर आ गया, ठीक है, 594 इधर आ गया, ठीक है। फिर 594 का आधा करेंगे, क्या करेंगे? 594 का आधा, तो 594 का आधा कितना हो जाएगा? 200 और दूना 400, 94 के कितना हो जाएगा? 400 हो गया ना, 194 हो गया, तो 90 दूना 180 97, 90 दूना 180 7 दूना 14, मतलब 297 होगा। कितना होगा? ये 297 गुना कितना होगा? 420 होगा। फिर 420 का 210 गुना कितना होगा? 297 हो जाएगा। आपसे क्या 297 और 420 पूछा है, 297 420 किसका? A3 का है, इसका है तो A3 का हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा A3 का। ये सारा डाटा याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो बात करेंगे, देखिएगा, प्लास्टिक उष्मा का सुचालक होता है, गलती है बिल्कुल। रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का चालक होता है। एकदम सही बात है, यही ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही बात है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा स्तर दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक होता है? मतलब कौन सा नॉइस, मतलब शोरगुल जो लंबा समय तक हम उपयोग करेंगे ना तो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो 90 डेसिबल, 90 डेसिबल शोरगुल की ध्वनि होता है। ज्यादा समय तक शोरगुल सुनोगे ना तो हानिकारक होगा। ये सब साधारण बातचीत है, इस सब तक चलेगा, लेकिन 90 डेसिबल ज्यादा शोरगुल की ध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 97 × 37° या 98° फ़ारेनहाइट, 98° फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। सब बात याद रखेंगे, 37° या 98° फ़ारेनहाइट 310 केल्विन होता है। रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर भी याद रखेंगे, कितना होता है? 24 से 27° सेल्सियस। 24 से बात करेंगे तो 24° से 27° होता है। सब बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यह है कि कार्यस्थल पर संकटों की पहचान करने का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कार्यस्थल पर संकटों की पहचान करने के लिए सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? छोटे जोखिमों की उपेक्षा करना। भाई जोखिम का हम उपेक्षा करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, जोखिम होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रतीक्षा करना, घटना की प्रतीक्षा करेंगे, मेरे साथ आओ घटना घटो, ऐसा थोड़ी करेंगे भाई। दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारी पर निर्भर करना। भाई रिपोर्ट करने के लिए, दुर्घटना घट रहा है, कर्मचारी रिपोर्ट करेगा। जब जल्दी दुर्घटना से निपटाने के लिए क्या सोचेंगे? मतलब उपाय सोचेंगे ना। नियमित सुरक्षा निरीक्षित करना, ये एकदम सही बात है। यानी सुरक्षा, अगर घटना घट गया तो उसको क्या सुरक्षा के लिए कोई उपाय सोचेंगे, किसी का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोधक को दो प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि दिया गया वोल्टेज 250 एम्पियर है तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करें। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर आता है भाई IR होता है। हमको धारा पूछ रहा है, I बराबर क्या हो जाएगा आपको? V बटा जो है ना R हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है भाई? वोल्टेज जो है ना 250 वोल्टेज है, 250 वोल्ट है। आर का मान निकालेंगे तो किस क्रम में है? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 30 20 कितना हो गया? 50 हो गया, 50 ओम हो गया। 50 पंचे 25 मतलब जो है ना 5 एम्पियर की धारा होगा। भाई 5 एम्पियर कहाँ है? तो 5 एम्पियर जो है ना सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही नहीं है? अभी बताया विद्युत शक्ति के लिए P बराबर V I एकदम सही है। P स्क्वायर बटा, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद I स्क्वायर बटा R नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? P बराबर I स्क्वायर बटा R नहीं होता, V स्क्वायर बटा R होता है। ये तीनों सही है, ये वाला नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? B इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी चर्चा किए थे, एक ही टाइप का दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन देखने को मिला है। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38, ICT का उपयोग करके मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? IPS का जो है ना उपयोग करके मोबाइल गवर्नेंस का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? सरकारी प्रक्रिया को दक्षता में वृद्धि, ये नहीं होगा। सरकार के लिए लागत में कमी, ये नहीं होगा। सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायी में वृद्धि, यही होगा। नागरिक के लिए सरकारी सेवाओं को बेहतर पहुंचना, सरकार के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए ना मोबाइल गवर्नेंस का उपयोग करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है। चंद्रमा के पृष्ठ पे इसका भार कितना होगा? भार पूछ रहा है। द्रव्यमान पूछता तो 60 kg रहता, 60 kg रहता, भार कितना होगा?
तो चंद्रमा पर जो होगा इसका छठा भाग होगा, 60 न्यूटन बट्टा कितना 6 होगा, मतलब 10 का घटिया कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए गड़बड़ में हड़बड़ होगा, क्योंकि अगर 6 से देंगे 10 से देंगे 10 छक 60, 6 भी दिया है सोच के मानेंगे, लेकिन 10 न्यूटन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में घर की बाहरी दीवार का रंग सफेद रखना पसंद क्यों किया जाता है। यानी जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ता है वहां पे जो है ना घर की दीवार को सफेद रखना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके आंतरिक वातावरण को ठंडा रखता है। एकदम सही बात है भाई, अगर सही सही का आंसर आ गया तो ज्यादा ऑप्शन पर बकवास नहीं करना, सीधा टिक करते हुए मार देना, क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है और आंतरिक वातावरण को ठंडा रखता है, इसलिए जो है ना यही सही है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। समतुल प्रतिरोध क्या है, तो भाई 4 ओम के 4 प्रतिरोध को संयोजित किया था। समतुल प्रतिरोध निकालो तो 1/Rp जो हो जाएगा, आरपी कितना होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 को है ना 4 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, 4 बट्टा में 4 हो गया, मतलब क्या हो गया 1 ओम हो गया। अब इस 1 ओम को जो है ना 4 ठो प्रतिरोध को जो है ना पर श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो श्रेणी क्रम में जब 4 प्रतिरोध को जोड़ा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, श्रेणी क्रम में यही होता है, बराबर 4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना 4 ओम कौन सा ऑप्शन है, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, किसी परिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किस उत्पादक का। मतलब परिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव स्वयं का उत्पादित भोजन करता है तो उस जीव को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, यानी खुद भोजन बनाने वाले जीव उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया ना, उधर एसआई मात्रक से मैं पूछ दिया था कि मूल राशि कौन कौन है, सो पूछ दिया, तो यहाँ भी देखिएगा अनुसार भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं, तो 7। देखिए वहां पे भी मूल मात्रक से क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 को राशि का नाम दे दिया था, यहाँ भी 7 हो जाएगा। मूल मात्रक 7 को बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अभी देखिए 3 को क्वेश्चन पूछ दिया, विद्युत शक्ति P बराबर जो है ना 3 क्वेश्चन पूछा गया है, आप बता सकते हैं, यानी जो है ना विद्युत शक्ति P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है, तो ये तो सही है। उसके बाद बात करेंगे विद्युत शक्ति वोल्टता बट्टा धारा V स्क्वायर बट्टा R होता है, ये कतई नहीं होगा, ये गलती है। धारा स्क्वायर प्रतिरोध, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये गलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलती है, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं जो है ना आपको कितना क्वेश्चन टोटल जो है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, वही क्वेश्चन था। तो इस तरह से मैं आपको 44 क्वेश्चन जो है साइंस का 2025 में जो है ना LPCBT2 एग्जाम 2 मई 2025 शिफ्ट नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा करवाए। आप देख लिए होंगे ना कि एक ही टाइप का 3-3 4-4 क्वेश्चन आया है। जिस तरह से ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कि P बराबर, जिस तरह से ये जो क्वेश्चन देखे ना कि मतलब जो है विद्युत शक्ति और प्रतिरोध और वोल्टता में क्या संबंध, इससे 4-4 क्वेश्चन देखने को मिला। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जो है ना स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। मूल राशि से जो है ना रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस तरह से आप देखिएगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो रहा है। इसलिए जो है ना आप लोग अगर इस क्लास को नहीं देखे हैं, इस क्लास को जरूर देख लीजिए, ताकि जो है ना आपको जो है तैयारी करने का लेवल पता चले, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन था सारा को सॉल्यूशन किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और मैं डेली साइंस का जो है ना जब तक एग्जाम है डेली सुबह 8 बजे मैं इस क्लास को लेकर के आऊंगा, और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ लाइन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर के रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या करेंगे 8 बजे डेली जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को, और सेलेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा, लेकिन डेली आऊंगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर देखिएगा। अब मैं आपको वादा करता हूं कि बेहतर से बेहतर मैं करके दूंगा साइंस के लिए, और मैथ का भी जुगाड़ करता हूं, कब उसका टाइमिंग है, आज से कल तक मैं उस पर भी बात कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।